राधिका के पति अभिषेक अपनी बड़ी बहन पूजा दीदी से साल भर छोटे थे। लेकिन जब पूजा दीदी का रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो पा रहा था, तब पूजा के माता पिताजी को अपने छोटे बेटे अभिषेक का रिश्ता तय करना पड़ा, क्योंकि उसकी भी शादी की उम्र हो चली थी। अभिषेक के माता पिता को बेटे का विवाह करना पड़ा। देखा जाए तो अभिषेक और राधिका का प्रेम विवाह ही था। राधिका के परिवार वाले भी उसके विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतज़ार करते। अभिषेक अपनी दीदी को बहुत प्यार और मान देता था। आखिर क्यों नहीं करता। थी भी तो पूजा दीदी बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। अभिषेक ने राधिका को विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था कि वह कभी भी दीदी को यह महसूस न होने दे कि वे इस घर पर बोझ है। उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए घर में कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। पूजा भी परिवार में सबकी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसीलिए पूजा दीदी को पाकर उसे लगा कि उसे दीदी के रूप में बड़ी बहन मिल गई है। आज पूजा दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। अब वे लोग उन्हें देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। दीदी में कोई कमी नहीं थी। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कद काठी की, नैन नक्श भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन बेचारी पूजा दीदी दिन पे दिन बुझती जा रही थी। आखिर उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। इस मार्च में पूजा दीदी पूरी 32 वर्ष की हो चुकी हैं। सबका कहना था कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोचकर राधिका के सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता ना, कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उन्हें विवाह करके कुएं में तो नहीं ढकेल सकते। सोचकर उसके सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। एक बार अभिषेक ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसके सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन पूजा दीदी अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पूजा दीदी किसी के कार से उतर रही थी। उनकी बगल में कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती थी, आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है। उसे जागता देखकर पूजा ने पूछा, अरे राधिका, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतज़ार कर रही थी दीदी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है मेरी प्यारी दीदी। राधिका पूजा दीदी के गले में बाहें डालते हुए उनके चेहरे पर खोजी नज़र डालते हुए कहती है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था। अब तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट दीदी, उसने कहा और सोने चली गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से पूजा दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। ऑफिस की समस्या होती तो वे घर में अवश्य बताती। कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो अपने भाई, जो भाई कम और मित्र अधिक है, से साझा नहीं करती। और आज इतनी रात को देर से आना, वह भी किसी पुरुष के साथ, जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके सुख के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो वह अपने विवाह के बाद जान गई थी। लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बता नहीं रही हैं। लेकिन वह इसकी तह में जाकर ही रहेगी। उसने मन ही मन तय किया और फिर गहरी नींद की गोद में चली गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो देखा
दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूजा दीदी बोली, हाँ आज ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूँगी, देर हो रही है, बाय। उसके कुछ बोलने से पहले ही वे तीर की तरह घर से निकल गई। बाहर जाकर देखी वह बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी। इससे पहले कि ड्राइवर को पहचानती वह फुर्र से निकल गई। अब तो राधिका को पक्का यकीन हो गया कि अवश्य पूजा दीदी किसी गलत पुरुष के चंगुल में फंस गई हैं। हो ना हो वह विवाहित है, उसे कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना वे अपने को बहुत अपमानित महसूस करेंगी। रात को वही व्यक्ति पूजा दीदी को फिर छोड़ने आया। आज उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक राधिका को देखने को मिली थी, क्योंकि वह पहले से ही घात लगाए बैठी थी। पूजा दीदी के घर में प्रवेश करते ही माँ पिताजी ने जब देर से आने के कारण पूछा तो बिना रुके वे अपने कमरे की ओर जाते हुए थके स्वर में बोली, पापा ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए, न खाने का ठिकाना न सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी तो राधिका ने उन्हें शांत कराया कि माँ आप चिंता ना करें, मैं उनका खाना उनके कमरे में पहुँचा दूँगी और आप लोग निश्चिंत होकर सो जाइए। वह खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा वे फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसे देखते ही दीदी ने फ़ोन काट दिया। उसके अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए राधिका ने महसूस किया कि पहले के विपरीत वे अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निगल रही थी। उसे अब कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। वह उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी उठाकर लौट आई। दूसरे दिन बाद अभिषेक वापस अपने टूर से लौटने वाले थे। राधिका अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके घर से सीधी पूजा दीदी के ऑफिस पहुंच गई। उसे अचानक आया देखकर एक बार तो वे घबरा गई कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे ऑफिस आना पड़ा। राधिका ने उनके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे दीदी कोई ख़ास बात नहीं, यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूँ। आजकल आप घर देर से आती हैं, इसीलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, थोड़ा शॉपिंग कर घर चलते हैं। नहीं बहुत काम है राधिका, बॉस छुट्टी नहीं देगा, उसने कहा। दीदी एक बार पूछकर तो देखिए, शायद छुट्टी मिल जाए आपको। अच्छा कोशिश करती हूँ, कह उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वह भी उनके साथ था। राधिका ने जब उस आदमी को देखा तो वह अचंभित रह गई। अरे यह तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने चारों ओर नज़र डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। पूजा दीदी को आधे दिन की छुट्टी की इजाज़त मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया, इसका उसे कोई औचित्य नहीं लगा। राधिका ने उनको कुरेदने के लिए कहा, वाह दीदी, ऑफिस में तो आपकी बड़ी शान है, आपका बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आया। ऑफिस के सभी लोगों को आपसे ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंसी हंस दी, कुछ बोली नहीं। फिर उन लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर घर के लिए रवाना हो गए। माँ जी भी पूजा दीदी को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई। रात को सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक पूजा दीदी के कमरे से उल्टियाँ करने की आवाज़ आने लगी। वह उनके कमरे की तरफ लपकी। वे कुर्सी पर निढाल पड़ी थीं। उसने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दीदी, ऐसा तो हमने कुछ खाया नहीं कि आपको नुकसान करे, फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको? फिर अचानक राधिका का माथा ठनका कि कहीं दीदी। उसने उनके दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, दीदी कहीं आपका बॉस। सच बताओ दीदी, इसीलिए आप इतनी सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो।
राधिका का प्यार भरा स्पर्श पाकर और सांत्वना भरे शब्द सुनकर दीदी उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और सकारात्मकता में सिर हिलाने लगी। वह सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति न हो गई हो कि अबॉर्शन भी न करवाया जा सके। उसने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप सारी बात मुझे सुना दीजिए। जरूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। ये बॉस नए नए ट्रांसफ़र होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मुझ में रुचि लेनी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 1 साल पहले ही हुई है। घर उनको खाने को दौड़ता है। अकेलेपन से घबराए गए हैं। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी? मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसीलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि वे मेरे मम्मी पापा से मिल लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, वे जल्दी घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं, सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूं, जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी कि यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कैमरे में मेरे ऐसे फोटोज़ हैं जिन्हें देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे पल भर की भी देर यह समझने में न लगी कि वह शादीशुदा है। उस समय उसकी पत्नी कहीं गई होगी। मैं क्या करती? बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई। अब क्या करूं? कहकर पूजा फिर फूट फूट कर रोने लगी। तब उसने दीदी को अपने से लिपटाते हुए कहा, आप चिंता ना करें दीदी, अब देखती हूँ वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आप डर रही थी, इसी का फायदा तो वह उठा रहा था। अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं हूं ना। आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं तो निश्चिंत रहिए। आज मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ। और फिर उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा है, अभिषेक जी बाहर गए हैं और मम्मी पापा जी का कमरा दूर होने के कारण आवाज़ से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद ने आ घेरा। अगले दिन दोनों ननद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर चेकअप कर बोली, यदि 1 हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई हैं। राधिका ने भावात्रेक में अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया। वे बोली, राधिका तुम्हें पता है ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के ज़माने से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है वह सुमित जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी? तब तुमने प्रिंसिपल से शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा कर ही दम लिया था। अरे महिमा, तुझे अभी भी तक याद है? सच, वे भी क्या दिन थे। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूजा के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी थी। अबॉर्शन हो गया। घर आकर राधिका अपनी सासू माँ से बोली, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसीलिए डॉक्टर के पास होकर आई है। उन्होंने बताया है कि खून की कमी है, खाने का ध्यान रखें और 1 हफ्ते की बेड रेस्ट लें। चिंता की कोई बात नहीं है। सासू माँ ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। 1 हफ्ते में ही दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो राधिका, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऐसी भाभी सबको मिले। अरे दीदी,
पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो उस दरिंदे से निपटना है। एक हफ्ते बाद वे दोनों योजनानुसार बॉस की पत्नी रेखा जी से मिलने के लिए गए। उनको उनके पति का सारा कच्चा चिट्ठा बयान किया तो वे हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। मुंबई से तो किसी तरह ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ आए हैं कि शायद शहर बदलने से ये कुछ सुधर जाए, लेकिन कोई, कहते हुए वे रुआसी हो गई। वे दोनों उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। सोचने लगी कि इससे पहले न जाने कितने लड़कियों का जीवन उसने बर्बाद किया होगा। रेखा जी ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, इनको इनके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। राधिका ने कहा, आप जैसी पत्नियां हो तो अपराध को बढ़ावा मिले ही नहीं, हमें आप पर गर्व है। और फिर दोनों ननद भाभी रेखा जी के साथ पुलिस को लेकर पूजा के बॉस के पास उनके ऑफिस पहुंच गई। पुलिस को और उन सबको देखकर वह हक्का बक्का रह गया। ऑफिस के सहकर्मी भी सकते में आ गए। उनमें से एक लड़की भी आकर उन लोगों के साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि इस आदमी ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। दीदी भावांतरेक में उसके गले लगकर सिसकने लगी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह डाला। घर आकर राधिका और पूजा ने माँ पापा को कुछ नहीं बताया। उसने अभिषेक से भी अबॉर्शन वाली बात तो छिपा ली, मगर यह बता दिया कि उनका बॉस पूजा दीदी को बहुत परेशान करता था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उसको सज़ा दिलवाई। सुनते ही अभिषेक ने राधिका का माथा चूम लिया और बोले, वाह राधिका, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी दीदी को किसी के चंगुल में फंसने से बचा लिया। बीवी हो तो ऐसी। अभिषेक की बात सुनकर दोनों ननद भाभी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है गृहिणी। शिप्रा सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज वह माँ से मिलने जाना चाहती थी। रात को उनका फ़ोन आया था कि वे बीमार थी और उससे मिलना चाहती थी। बहू को जल्दी काम निपटाते देख उसकी सास शीला जी बोली, बहू कहीं जाना है क्या? तुम जल्दी काम निपटा रही हो। शिप्रा बोली, हाँ मम्मी जी, माँ की तबीयत खराब है, अतः उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अरे बहू, परसों रिया आ रही है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर इतना काम कौन करेगा? शिप्रा मन मारकर बोली, मम्मी जी, दीदी के रहने तक रुक जाती हूँ, फिर चली जाऊँगी। 2 दिन बाद रिया अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। बच्चों की फरमाइश का खाना, नाश्ता, बड़ों की पसंद का अलग नाश्ता, खाना, सारा दिन वह अकेली किचन में लगी रहती और रिया अपनी माँ के साथ एसी कमरे में बैठकर मनपसंद सीरियल देखते हुए बतियाती रहती। खैर, जैसे तैसे वह गई तो शिप्रा ने 2 दिन बाद कहा, मम्मी जी अब मैं जाऊँ? हाँ, सुमित से पूछ लो, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। उसके पूछने पर सुमित ने अनमने मन से कहा, चली जाओ, किंतु 2-4 दिन में ही जल्दी लौट आना, माँ से काम नहीं होता है, वे परेशान हो जाएंगी। उसका मन बहुत ही दुखी हो गया। क्या मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती? वह कल जाने का मन बना ही रही थी कि शीला जी बोली, बहू कल तुम्हारे बड़े नंदोई जी काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, अतः मैंने रीता को भी कह दिया है कि वह भी साथ आ जाए। बड़ा मन कर रहा था उससे मिलने का, 3 महीने हो गए उससे मिले। शिप्रा आक्रोशित हो गई यह सुनकर, उन्हें तो 3 माह ही ज़्यादा लग रहे हैं। मेरी माँ तो 2 वर्ष से बुला रही है, क्या ये मेरा और मेरी माँ का दर्द नहीं समझती हैं? सास ससुर तो एक तरफ, कभी सुमित ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई कि साथ ले जाकर मिलाता। क्या मेरे माँ बाप से सुमित का कोई रिश्ता नहीं?
क्या मेरे भाई बहन सुमित के कोई नहीं लगते? कभी उनसे सीधे मुंह फ़ोन पर भी बात नहीं करता। मैं तो उसके माँ बाप की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की सेवा के लिए लाई गई नौकरानी जो हूँ। मन में क्रोध की अग्नि जल रही थी, किंतु परिवार की शांति के लिए वह खून का घूंट पीकर रह गई और माँ के दिए संस्कारों के खातिर चुप रह गई। खैर 2 दिन तक फिर वही सब कार्यक्रम चला। चाय, नाश्ता, खाना, घूमना फिरना। माँ बेटी खाना खाकर शॉपिंग के लिए निकल गई और वह काम निपटाकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। नंद के जाने के बाद आज फिर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। तभी ससुर जी बोले, अरे शिप्रा बेटा, मेरा एक दोस्त यहाँ से निकल रहा है। उसने मुझे स्टेशन पर मिलने बुलाया है, तो मैं सोच रहा था कि ताज़ा खाना साथ में लेता जाऊं। यह सुनकर आज शिप्रा का मन गुस्से से फूट पड़ा। आक्रोश की वजह से उसका मुंह लाल हो गया, हाथों की मुट्ठियां भी भीज गई। गुस्से में वह जोर से चिल्लाई, मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। जा रही हूँ अपने माँ से मिलने। अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। तभी शीला जी बोली, ऐसे कैसे जाएगी जब तक सुमित नहीं कहेगा। उन्होंने फ़ोन करके तुरंत सुमित को बुला लिया। सुमित आते ही उस पर बरस पड़ा, ये क्या तरीका है मेरे मम्मी पापा से बात करने का? तुम कहीं नहीं जाओगी। आज शिप्रा को कोई नहीं रोक पाया। वह बोली, तुम मेरे मम्मी पापा भाई बहन का कितना मान रखते हो। अब वही व्यवहार मैं करूँगी जो तुम्हारा घर मेरे घर वालों के साथ करता है। मैं जा रही हूँ। सुमित, जा तो रही हो, ध्यान रखना, मैं लेने नहीं आऊँगा। वह बोली, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और अपनी मर्जी से आ जाऊँगी। मुझे किसी के ले आने की ज़रूरत नहीं। दोनों बच्चों को ले वह अपने बैग के साथ बुलाई गई कैब में जाकर बैठ गई और बढ़ गई अपनी मंजिल की ओर। शिप्रा के सास ससुर और पति मुंह ताकते रह गए, क्योंकि आज उन्हें सही जवाब जो मिल गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।